हाँ देखिए बच्चों, कल आयनिक साम्य में जलीय विलयनों के दो गुण हमने पढ़े थे। देखो आज तीसरा और आखिरी एक गुण और उसमें देखिए। देखो जब किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, ध्यान देना, जब किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो विलयन में उपस्थित धनायन कैथोड पर विसर्जित होते हैं और विलयन में उपस्थित ऋणायन एनोड पर विसर्जित होते हैं। यह अगेन इस बात का प्रमाण है कि वाकई विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन धनायन और ऋणायनों में होता है, क्योंकि धनायन के ऊपर धनावेश होता है तो वो कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, क्योंकि कैथोड का मतलब है ऋण आवेशित क्षण। ऐसे ही ऋणायन के ऊपर ऋणावेश होता है और वो जाता है एनोड, और एनोड का मतलब होता है धनात्मक। तो ये भी एक इसका लक्षण है कि विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर धनायन कैथोड पर एवं ऋणायन एनोड पर विसर्जित होते हैं। देखो विसर्जित का मतलब होता है निरावेशित होते हैं, मतलब धनायन कैथोड पर जाकर के उदासीन हो जाएगा और ऋणायन एनोड पर जाकर के उदासीन हो जाएगा। इस आयन के उदासीन होने की प्रक्रिया को हम निरावेशन भी कह देते हैं या विसर्जित होते हैं, कुछ इस प्रकार से भी हम कह देते हैं। तो ये थे आपके विद्युत अपघट्य के गुण। अब इसके बाद देखिए, आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन की मात्रा मतलब जिसको हमने अल्फा कहा था, को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कारक, ऐसे फैक्टर जो आयनन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति। देखो आयनन की मात्रा किसकी है, विद्युत अपघट्य की। एक मोल विद्युत अपघट्य को पानी में घोला और एक मोल में से कितने मोल का आयनन हुआ, ये आयनन की मात्रा है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके आयनन की मात्रा लगभग 1 होती है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके आयनन की मात्रा 1 से कम होती है। तो ये आपकी क्या है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। देखो दूसरा फैक्टर यहाँ पर है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति। अब देखो विलायक, देखो आयनन सभी विलायकों में नहीं होता, आयनन होता है ध्रुवीय विलायकों में, और जल एक सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक है। इसलिए पूरे चैप्टर में हम सॉल्वेंट के रूप में केवल जल को ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए विलायक की प्रकृति में जो आयनन की जो मात्रा होगी ना अल्फा, वो समानुपाती होगी किसके, विलायक की ध्रुवीय प्रकृति के। विलायक की ध्रुवीय प्रकृति के। अब ये ध्रुवीय प्रकृति, अध्रुवीय प्रकृति, इन सारी बातों को हम डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं। ये ध्रुवीय प्रकृति सीधे सीधे समानुपाती होती है विलायक के परा विद्युत स्थिरांक के। परा विद्युत स्थिरांक, इसके बारे में भी हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज्यादा परा विद्युत स्थिरांक जल का होता है, तो जल काफी ध्रुवीय होता है और जल में आयनन की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है।
तो यहाँ पर जल, देखो वाटर की बात करेंगे, जल एक सार्वभौमिक विलायक है, सार्वभौमिक विलायक है। तो इस चैप्टर में हम जल को, वाटर को एज ए सॉल्वेंट यहाँ पर लेंगे। देखो तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, ताप। अब टेम्परेचर कैसे अफेक्टेड करता है, तो भाई यहाँ पर देखिए जो आयनन की मात्रा है वो सीधे सीधे ताप के समानुपाती होती है। ये अल्फा है, ये समानुपातिकता का चिन्ह है, दोनों अलग अलग है, ये ताप के समानुपाती होती है। क्यों समानुपाती होती है? क्योंकि ताप बढ़ने पर, ये एरो इंक्रीज का निशान है, अंतर आयनिक आकर्षण घटता है, अंतर आयनिक आकर्षण घटता है। यानी कि ताप बढ़ने पर क्या होगा, धनायन और ऋणायनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स घटता है। इससे धनायन और ऋणायन आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। चलो इसको नोट कीजिए। देखो यहाँ पर चौथा कारक है विलयन की सांद्रता, यानी कि C, इसका सिंबल C लेंगे, या तनुता, इसका सिंबल हम लेंगे V यानी कि आयतन। देखो सांद्रता और तनुता एक दूसरे के रिवर्स है। पहले चीज तो जो C होता है ना, ये सीधा 1/V के बराबर है, या जो V है सीधा 1/C के बराबर है। सांद्रता बढ़ेगी तो तनुता घटेगी। अच्छा देखिए, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसका आयनन कब होगा? जब उसमें विलायक मिलाया जाएगा, जब सॉल्वेंट डाला जाएगा। जैसे सॉलिड नमक है, उसमें का तो आयनन नहीं होता, लेकिन जब पानी डालते हैं तो आयनन होता है। जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतना ज्यादा आयनन होगा। HCl एक गैस है, सहसंयोजक है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन जब HCl गैस में पानी डालते हैं तो HCl के अणु अपने आयनों में टूट जाते हैं। हालांकि HCl में आयन होते नहीं है, लेकिन पानी डालते हैं HCl का भी आयनन हो जाता है और H+ और Cl- प्राप्त होते हैं। तो आयनन विलायक के कारण होता है। जितना ज्यादा विलायक हम विद्युत अपघट्य में मिलाएंगे उतना ज्यादा आयनन होगा, और विलायक मिलाने से तनुता तो बढ़ेगी लेकिन सांद्रता घटेगी। अर्थात आयनन की मात्रा तनुता के समानुपाती होती है और सांद्रता के विद्युत क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो आयनन की मात्रा है, ये देखो आयनन की मात्रा, ये तनुता के समानुपाती है और सांद्रता के विद्युत क्रमानुपाती। जितना ज्यादा सांद्र विलयन होगा आयनन की मात्रा कम होगी, जितना ज्यादा तनु सॉल्यूशन होगा आयनन की मात्रा ज्यादा होगी। क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ में विलायक मिलाने के बाद ही आयनन शुरू होता है, वियोजन शुरू होता है। जैसे जैसे विलायक की मात्रा बढ़ाते जाएंगे आयनन भी बढ़ता जाएगा, और आयनन बढ़ेगा तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी। देखिए पांचवा यहां पर फैक्टर है, वो है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। देखो समान प्रभाव का मतलब ये होता है कि समान आयन युक्त प्रबल वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा घट जाती है। इसे कहते हैं समायन प्रभाव। मैं लिख देता हूं प्रभाव में, यहां पर देखिए कि समान आयन युक्त, समान आयन युक्त स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Fe यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में वीक इलेक्ट्रोलाइट
मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा कम हो जाती है, इसे कहते हैं सम आयन प्रभाव। तो देखिए अभी ऐसा होता है क्यों है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में ला शातेले का नियम पढ़ा है, उसी के कारण ऐसा होता है। देखिए एक यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि एसिटिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके जल में आयनन होने से एक तो एसिडेट आयन और एक H प्लस आयन मिलता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम इसमें कोई ऐसा सॉल्यूशन मिला है जो हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन एक कॉमन आयन हो। अब इसके दो आयन है, एक एसिटेट ऋण आयन है और H प्लस धन आयन है। अब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें जिसके पास या तो एसिडेट हो या H प्लस हो। जैसे अपन ले लेते हैं HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका लगभग पूर्ण आयनन होता है और इसके पूर्ण आयनन से क्लोराइड ऋण आयन और H प्लस धन आयन। अच्छा, ला शातेले के नियम में आपने एक बात पढ़ी है कि किसी भी साम्य में जब भी कोई बाहरी परिवर्तन किया जाता है तो साम्य अपने आप उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिससे परिवर्तन का प्रभाव न्यूनतम हो सके। अब जैसे एसिटिक अम्ल का एक आयनिक साम्य है, इस आयनिक साम्य में दो तो प्रोडक्ट है, एसिटेट ऋण आयन और H प्लस धन आयन, और एक रिएक्टेंट है एसिटिक अम्ल का मॉलिक्यूल। अब इसके साम्य में हमने HCl मिलाकर के क्या किया, H प्लस मिला दिया। ध्यान देना, हमने HCl मिलाकर के क्या किया, H प्लस मिला दिया। अब H प्लस एसिटिक अम्ल के आयनन का प्रोडक्ट है, तो जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया, आपने क्या मिला दिया, H प्लस, और ये H प्लस एसिटिक अम्ल के आयनन का एक प्रोडक्ट है। तो आपने प्रोडक्ट मिलाया एक तरीके से HCl मिला करके, और जब प्रोडक्ट मिला दिया तो सामने कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा कि H प्लस एसिटेट आयन से क्रिया करके एसिटिक अम्ल बना लेगा। इससे अवियोजित एसिटिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, वियोजित एसिटिक अम्ल की मात्रा घट जाएगी, और वियोजित की मात्रा घटने का मतलब है आयनन की मात्रा का घट जाना। अवियोजित एसिटिक अम्ल की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि आयनन की मात्रा का घट जाना यहाँ पर। तो अच्छा, HCl में क्या होगा भाई, ये तो खुद तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका तो पूर्ण आयनन होगा अपने आप भी और एसिटिक अम्ल की प्रेजेंस में। तो कॉमन आयन इफेक्ट ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर होता है हमेशा। और क्या होता है कि समान आयन युक्त प्रबल वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयनन कम हो जाता है, इसे कहते हैं सम आयन प्रभाव। अच्छा, HCl के अलावा अपन ये भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया सोडियम एसिटेट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इससे एक तो मिलेगा आपके एसिटेट और एक मिलेगा Na+। अब ये जो एसिटेट है ये एसिटिक अम्ल के आयनन का प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपने एसिटेट मिलाया तो इसका आयनिक साम्य बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, और बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा कम हो गई। तो इसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसको एक चीज से भी और समझ सकते हैं, देखिए देखो, ये जो एसिटिक एसिड है इसका जो साम्य नियतांक होगा Ka, एसिड है इसलिए Ka एसिड वियोजन स्थिरांक। अब इसके प्रोडक्ट में एक तो H प्लस है तो H प्लस की सांद्रता, और एक एसिटेट है, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, ये एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। अब आपने HCl मिलाकर के क्या किया, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ा दी। अब नियमानुसार वियोजन स्थिरांक यानी कि Ka बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ता क्योंकि साम्य नियतांक है, और साम्य नियतांक केवल 3 चीजों से अफेक्टेड होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर Ka नहीं बढ़ेगा,
इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि एसिटिक अम्ल की सांद्रता घट जाएगी, एसिटेट आयन की सांद्रता घट जाएगी। जैसे ही H+ की सांद्रता को बढ़ाएंगे एसिटेट आयन की सांद्रता घट जाएगी, एसिटिक अम्ल की सांद्रता बढ़ जाएगी। अब एसिटेट आयन की सांद्रता कितनी घटेगी, एसिटिक अम्ल की सांद्रता कितनी बढ़ेगी, ताकि Ka कांस्टेंट बना रहे। तो यहाँ भी हम देखते हैं इस K को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए भी हम देखते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट के कारण दुर्बल विद्युत अपघट्टे के आयनन की मात्रा में कमी होती है। तो ये आपके सम आयन प्रभाव नोट कीजिए इसे। देखो पांचवा और लास्ट इफेक्ट होता है यहाँ पर विषम आयन प्रभाव। विषम आयन प्रभाव, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑड आयन इफेक्ट। विषम आयन, कॉमन आयन तो मतलब एक जैसा है। विषम आयन एक ऐसा आयन होगा जो किसी उत्पाद आयन को उदासीन कर दे। कोई भी ऐसा आयन जो आयनिक साम्य के किसी प्रोडक्ट आयन को, एक प्रोडक्ट आयन को न्यूट्रलाइज कर दे, हम उसे कहेंगे विषम आयन। तो पहले विषम आयन को समझते हैं। तो विषम आयन का मतलब ऐसा आयन जो आयनिक साम्य के किसी उत्पाद आयन को उदासीन कर दे, उसे कहेंगे हम विषम आयन। अब कॉमन आयन आयनन की मात्रा को घटाता है, तो विषम आयन आयनन की मात्रा को बढ़ाएगा। तो इसके कारण देखिए, इसके कारण अल्फा यानी कि आयनन की मात्रा बढ़ती है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एसिटिक एसिड है और ये इसका आयनिक साम्य है। आपको ऐसा आयन मिला हो जो दोनों में किसी एक को न्यूट्रलाइज कर दे, तो ऐसा आयन है NaOH। इससे मिलेगा एक तो Na+ और एक मिलेगा OH-। ये H+ क्या करेगा, या OH- क्या करेगा, H+ को न्यूट्रलाइज करेगा और न्यूट्रलाइज करके क्या बनेगा, वाटर का अपन आयन होता नहीं है। तो आपने NaOH मिलाकर के क्या किया, एसिटिक अम्ल के आयनिक साम्य में प्रोटॉन की सांद्रता घटा दी आपने। प्रोटॉन एक प्रोडक्ट है और जब प्रोडक्ट की सांद्रता घटाएंगे तो साम्य जाएगा अग्र दिशा में। तो OH विषम आयन है। ये OH क्या है यहाँ पर, ये विषम आयन है। इसने एसिटिक अम्ल के एक प्रोडक्ट आयन को H+ को न्यूट्रलाइज कर दिया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर एक नॉन आयोनाइजेबल प्रोडक्ट है, इसका फर्दर आयन नहीं। आप कहोगे साहब एसिटेट भी तो Na+ से क्रिया करके सोडियम एसिटेट बना लेगा, तो वो तो आयोनाइजेबल है। एसिटेट Na+ की क्रिया से जो सोडियम एसिटेट बनाएगा वो तो आयोनाइजेबल है, वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयनों के रूप में रहेगा। तो इन दोनों की क्रिया से तो कुछ भी नहीं होगा, आयन के आयन ही रहेंगे। ये तो यूँ कहें कि दोनों तो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। लेकिन वाटर नॉन आयोनाइजेबल है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो NaOH मिलाते ही क्या होगा कि एसिटिक अम्ल के आयनिक साम्य में H+ की सांद्रता घट जाएगी और एसिटिक अम्ल का साम्य अग्र दिशा में जाएगा और इससे आयनन की मात्रा बढ़ेगी। तो विषम आयन आयनन की मात्रा को घटाने के लिए, ऑड आयन आयनन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। अब देखो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जो मेन थीम है वो एसिड और बेस है। पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एसिड और बेस। हालांकि साल्ट भी है, लेकिन साल्ट की चर्चा भी एसिड और बेस के रूप में होगी यहाँ पर। तो थोड़ा अम्ल और क्षार को डिस्कस करते हैं। देखिए अम्ल और क्षार, देखो अम्ल और क्षार की तीन धारणाएं हैं, तीन कंसेप्ट है। पहला जो कंसेप्ट है वो है आर्हेनियस कंसेप्ट।
आरेनियस धारणा। इस धारणा के अनुसार जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? H प्लस आयन दाता होते हैं। जो भी H प्लस आयन दें वो सब एसिड। और क्षार क्या होते हैं? क्षार होते हैं OH माइनस आयन दाता। H प्लस को प्रोटॉन भी कह देते हैं, OH माइनस को यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन भी कह देते हैं। तो जो पदार्थ H प्लस दें वो एसिड, जो पदार्थ OH माइनस दें वो बेस। तो ये अम्ल सार की सबसे पहली परिभाषा है, जिसे कहते हैं आरेनियस परिभाषा। इस परिभाषा में एक चीज आती है, वो है अम्लों की क्षारकता। अम्लों की क्षारकता। दूसरा नाम है प्रोटिकता। प्रोटिकता अंग्रेजी में कहते हैं क्षारकता का नाम है बेसिसिटी, और ये होती है प्रोटोसिटी। प्रोटिकता को कहते हैं प्रोटोसिटी ऑफ एसिड। अब बेसिसिटी और प्रोटोसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? तो इसका एक ही मतलब होता है कि एसिड में जो अम्ल है, एसिड में H प्लस आयन की संख्या बराबर होती है अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता कि एसिड के मॉलिक्यूल में जितने H प्लस आयन होते हैं उसी को कहते हैं अम्ल की क्षारकता। अभी क्षारकता के आधार पर देखो अम्लों को, कुछ अम्ल होते हैं एकल क्षारकीय अम्ल, एकल क्षारकीय अम्ल यानी कि मोनोप्रोटिक एसिड। तो मोनोप्रोटिक एसिड वो होते हैं जिनकी क्षारकता बराबर 1 होती है, अर्थात उनके मॉलिक्यूल में एक H प्लस आयन देने की क्षमता होती है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके नोट करो। हाँ, तो मोनोप्रोटिक एसिड एकल क्षारकीय अम्ल जैसे कि HCl, इसमें एक H प्लस है, HNO3, पानी उगल के एक H प्लस देगा। एसिटिक एसिड ये H प्लस है, ये CH3, ये H प्लस के रूप में अलग नहीं होते, केवल ये हाइड्रोजन जो O से जुड़ा हुआ है ये H प्लस के रूप में अलग होता है। हाइड्रोजन साइनाइड ये H प्लस है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है H3BO3, इसका नाम है बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं लेकिन इसकी क्षारकता 1 है। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर में यदि आप देखें तो स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा ही होता है, इसमें तीनों हाइड्रोजन O से जुड़े होते हैं लेकिन फिर भी इसकी क्षारकता 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अपने आप में एसिड नहीं है, ये पानी से क्रिया करके एसिड देता है। जब इसकी क्रिया जल से होती है, ये वाटर के साथ, तो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में आपने पढ़ा है कि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पानी के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर। तो पानी का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल को दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन O के पास चले आते हैं और H प्लस अलग हो जाता है और BOH होल फॉर माइनस बनता है। तो ये इसलिए एसिड है। ये खुद अपना एक में हाइड्रोजन, बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, इसके पास हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन 3 में से एक भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। ये हाइड्रोजन कहाँ से छोड़ता है? वाटर मॉलिक्यूल से, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो दोनों में रिएक्शन हो जाती है, उस रिएक्शन में वाटर का एक हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में अलग हो जाता है ऐसे। तो बोरिक एसिड भी मोनोप्रोटिक एसिड है। दूसरा होता है द्विक्षारकीय अम्ल। द्विक्षारकीय अम्ल यानी कि डाइप्रोटिक एसिड।
तो ऐसे अम्ल जिनकी क्षारकता का मान 2 है वो हो जाएंगे द्विक्षारकीय अम्ल, डाइप्रोटिक एसिड। इसके एग्जाम्पल की बात करें डाइप्रोटिक एसिड के, तो जैसे H2SO4, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है। जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है H2CO3 में। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए H3PO3, इसका नाम है फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। ये भी हाइड्रोजन तो 3 नजर आ रहे हैं लेकिन H+ इन तीनों में से 2 ही है। कैसे? देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं फास्फोरस अम्ल का, जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से। इसमें एक हाइड्रोजन सीधा फास्फोरस से जुड़ा होता है और यह हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। 2 हाइड्रोजन O से ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, सिर्फ ये एसिडिक होते हैं। तो फास्फोरिक एसिड भी डाइबेसिक एसिड ही है। इसी तरीके से ट्राइबेसिक यानी कि त्रिक्षारकीय अम्ल भी होते हैं। त्रिक्षारकीय अम्ल देखिए, त्रिक्षारकीय अम्ल यानी कि ट्राइबेसिक एसिड। तो ऐसे अम्ल जिसकी क्षारकता का मान 3 होता है। अब जैसे फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसकी क्षारकता का मान कितना होता है? 3 होता है। देखो ये फास्फोरस अम्ल, ये फास्फोरिक अम्ल, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर OH, ये OH और ये H। इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर P से अकेला H जुड़ा हुआ है, यहाँ P से OH, ये भी OH, ये भी OH। तो इसमें तीनों एसिडिक हाइड्रोजन हैं। तो ये होते हैं त्रिक्षारकीय अम्ल। अब जैसे अम्लों की क्षारकता होती है ऐसे ही क्षारों की अम्लता होती है। ठीक ऐसे ही क्षारों की अम्लता होती है। देखिए क्षारों की अम्लता यानी कि एसिडिटी ऑफ बेस, ये क्या होती है? ये होती है OH माइनस आयनों की संख्या। क्षार कितने OH आयन देता है उसे बोलते हैं क्षारों की अम्लता। अब यहाँ पर जैसे NaOH 1 OH देगा, KOH 1 OH देगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड 1 देगा, अमोनिया पानी में घुल के 1 ही देगा, एमीन कोई भी एमीन हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, पानी में घुल करके 1 OH देगी। तो ये सब मोनो एसिड बेस है, इनकी सबकी अम्लता क्या है? 1 होती है। इनकी सबकी अम्लता होती है कितनी? 1 होती है। इसको बोलेंगे मोनो एसिड बेस, एकल अम्लीय क्षार। ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? ये एकल अम्लीय क्षार के। ये अमोनिया को देखिए, जो अमोनिया है ये पानी में घुल करके कुछ इस तरीके से इसका आयनाइजेशन होता है, NH4+ और OH माइनस। ऐसे एमीन, ये एमीन RNH2, इसका भी पानी में घुल करके कुछ इस तरह से आयनन होता है, एल्किल अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। तो ये सब एकल अम्लीय क्षार हैं। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, इन सबकी अम्लता 2 है। क्योंकि देखो सबके मॉलिक्यूल में 2-2 हाइड्रोक्साइड है, यहाँ भी 2 हाइड्रोक्साइड है, यहाँ भी 2 हाइड्रोक्साइड है। ये पानी में घुल करके 2 OH माइनस देते हैं। ऐसे ही त्रि अम्लीय क्षार होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
तो अम्लता का मान भी आपके 1, 2, 3 जनरली होता है, क्षारकता का मान भी 1, 2, 3 जनरली होता है। तो ये थी आपकी आरएनएस की धारणा। अब इस आरएनएस धारणा की कमियां, इसके फेलियर्स क्या क्या है, और उन फेलियर्स का जिक्र करते हैं, फिर आगे की धारणा को देखते हैं। हाँ, अब देखो इसकी असफलता, इसके फेलियर्स क्या है? पहली चीज, जो प्रोटॉन रहित जो अम्ल है, प्रोटॉन रहित अम्ल, ऐसे अम्ल जिसमें प्रोटॉन होता ही नहीं है, उनका एक्सप्लेनेशन इससे पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके एसिडिक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक है, ये सब प्रोटॉन रहित अम्ल है। आपके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आदि, इसका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अभी तक हम ये जानते थे कि जो साल्ट होते हैं सारे न्यूट्रल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लवण भी अम्लीय और क्षारीय होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन इससे पॉसिबल नहीं है। तो अम्लीय और क्षारीय लवण, देखो अम्लीय लवण का एग्जाम्पल देखें, जैसे अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण है, कैल्शियम क्लोराइड अम्लीय लवण है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अम्लीय लवण है, बिल्कुल एसिडिक सॉल्ट है। इनके एक्वा सॉल्यूशन नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो क्षारीय लवण भी होते हैं, देखिए क्षारीय लवणों में देखो जैसे सोडियम एसिटेट, ये क्षारीय लवण है, सोडियम साइनाइड ये क्षारीय लवण है। अब ये लवण कैसे अम्ल और क्षार होते हैं चैप्टर में आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आरएनएस कंसेप्ट के फेलियर का अपन ने जिक्र किया है। किसके दो फेलियर है, एक प्रोटॉन रहित अम्ल और एक अम्लीय और क्षारीय लवण, जिसका की व्याख्या इससे पॉसिबल नहीं है। अब आरएनएस के बाद दूसरी धारणा आती है जिसे कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी धारणा, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी धारणा। ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी धारणा क्या होती है? इस धारणा में दो चीजें हैं। पहली चीज देखिए, देखो जो अम्लीय और जो क्षारीय प्रकृति होती है, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति, ये सापेक्षिक होती है, सापेक्षिक होती है। क्या होती है सापेक्षिक में? अम्ल स्वतंत्र रूप से अम्ल नहीं होता, क्षार स्वतंत्र रूप से क्षार नहीं होता। अम्ल किसी क्षार की उपस्थिति में अम्ल होता है और क्षार किसी अम्ल की उपस्थिति में क्षार होता है। जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं, वो स्वतंत्र नहीं होती। ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन भी होता है, अपचयन के साथ साथ ऑक्सीकरण भी होता है। ठीक है, सही है कि कोई भी पदार्थ स्वतंत्र रूप से अम्ल नहीं होता, वो तभी अम्ल होगा जब उसकी क्रिया किसी क्षार से कराया जाए, और यही बात क्षार के लिए भी है। तो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति सापेक्षिक है। अब कैसे सापेक्षिक है देखिए, इसके अनुसार देखिए जो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता या हाइड्रोक्साइड आयन ग्राही पदार्थ अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं। अब आप कहेंगे ये तो प्रोटॉन दाता वाली बात तो आरएनएस ने भी की थी, लेकिन आरएनएस और यह डिफरेंस है। यहाँ कोई प्रोटॉन दाता होगा तो प्रोटॉन ग्राही भी होगा। बगैर प्रोटॉन ग्राही के यहाँ प्रोटॉन दाता अपना काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयन ग्राही होगा तो कोई हाइड्रोक्साइड आयन दाता भी होगा यहाँ पर। तो प्रोटॉन दाता या हाइड्रोक्साइड ग्राही पदार्थ अम्ल होते हैं, ऐसे ही प्रोटॉन ग्राही या हाइड्रोक्साइड दाता पदार्थ
क्षार होते हैं, क्षार होते हैं। तो हमेशा ध्यान देखिए, प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही एक साथ होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन ग्राही और हाइड्रोक्साइड आयन दाता एक साथ होते हैं, यानी कि अम्ल क्षार क्रियाएं एक साथ होती हैं। इसी को हम तीसरे पॉइंट में कह सकते हैं कि अम्ल क्षार क्रियाएं एक साथ होती है। ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के। अब जैसे आप कहोगे कि HCl तो एसिड है, तो ध्यान दीजिए शुद्ध HCl एसिड नहीं है, और इसका प्रमाण भी है कि शुद्ध HCl नीले लिटमस को लाल नहीं करता। फिर कौन करता है? पानी में घुला हुआ HCl। हालांकि HCl प्रोटॉन दाता है, तो प्रोटॉन ग्राही कौन है? वाटर है, पानी वहां पर। तो वहां पर पानी प्रोटॉन ग्राही है तो क्षार का काम करेगा, HCl प्रोटॉन दाता है तो अम्ल का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए HCl तभी अम्ल जब साथ में वाटर भी हो। ये HCl वाटर में H+ आयन देगा, खुद क्लोराइड में बदलेगा, वाटर को बदलेगा हाइड्रोनियम आयन में। इस आयन का नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ H+ ये प्रोटॉन दाता है, H2O प्रोटॉन ग्राही है। एक चीज और देखिए यहाँ पर, HCl प्रोटॉन का दान करके Cl- में बदल जाता है। ये एक नेगेटिव चार्ज आयन है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, तो ये क्लोराइड प्रोटॉन ग्राही है यहाँ पर। और हाइड्रोनियम आयन ये प्रोटॉन दाता है, ये प्रोटॉन दाता है, क्योंकि प्रोटॉन देकर के दोबारा वाटर में बदलने की टेंडेंसी रखता है। तो इस रिएक्शन के अनुसार HCl तो होगा एसिड, वाटर होगा यहाँ पर बेस, प्रोडक्ट में भी एसिड और बेस ही बनेंगे। क्लोराइड होगा यहाँ पर बेस, और ये होगा यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन होगा यहाँ पर एसिड। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि एसिड प्रोटॉन का दान करके एक बेस में बदलता है, और बेस भी एक प्रोटॉन ग्रहण करके अपने संगत एसिड में बदलता है। तो ये HCl और क्लोराइड ये दोनों अम्ल और क्षार के युग्म हैं। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोनियम आयन ये दोनों भी अम्ल और क्षार के युग्म हैं, और ऐसे युग्मों को एक नाम दिया गया है, और वो नाम है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ये दोनों संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म है। इन दोनों में किसका फर्क है? H+ आयन का। ऐसे ये दोनों H2O और H3O+ ये भी संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म है। इन दोनों में भी किसका फर्क है? H+ आयन का, कि इसमें एक H+ आयन H2O से ज्यादा है, या HCl के पास H+ आयन है, क्लोराइड के पास नहीं है। तो अम्ल और क्षारों के ऐसे युग्म जिनमें एक H+ आयन का अंतर होता है, ध्यान दीजिए, अम्ल और क्षारों के ऐसे युग्म जिनमें एक H+ आयन का अंतर होता है, हम उसे कहते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। तो परिभाषा ये बनी यहाँ पर कि अम्ल और क्षार के ऐसे युग्म जिनमें एक H+ आयन या एक OH- आयन
का अंतर होता है। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाते हैं। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाते हैं। यहां पर अपन एसिड के आगे 1 लगा देते हैं या बेस के आगे 1 लगा देते हैं, तो एसिड 1 और बेस 1 दोनों कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर है। ऐसे यहाँ इसके आगे बेस 2 लगा देते हैं, इसके आगे एसिड 2 लगा देते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या है देखिए, एसिड 1 और बेस 1, उधर आपके एसिड 2 और बेस 2, ये संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म है। अम्ल क्षार ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है। अब इस कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर के देखिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आपके थर्मोडायनेमिक्स के कुछ डाउट्स अभी बचे हुए हैं, उसका भी लेक्चर बना के डालेंगे।